प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है पता है कि भैया आपका अजम्पशन बेसिस पे पीजीबीपी का इनकम निकालेंगे, अजम्पशन बेसिस पे एक्चुअल कितना है उससे मतलब नहीं, अजम्पशन बेसिस पे आपका पीजीबीपी का इनकम निकालेंगे। यहां पे सेक्शन 44 एडी क्या बोलती है? 44 एडी बोलती है कि अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट एचयूएफ है, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी ना, एलएलपी को छोड़ के रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है करके, ठीक है, और उनका बिजनेस है, बिजनेस बिजनेस, बट बिजनेस में प्रोफेशन नहीं आएगा, ठीक है। जो 44 ए में ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होता है वो ट्रांसपोर्टेशन वाला बिजनेस में नहीं आएगा, जो कमीशन बिजनेस है वो नहीं, जो एजेंसी बिजनेस है वो नहीं, मतलब प्योर बिजनेस होना चाहिए, ट्रेडिंग वगैरह वैसा बिजनेस है। तो बिजनेस है और अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, टर्नओवर जो है वो अप टू 2 करोड़ है, तो आप ये सेक्शन को ले सकते हैं। और आपका पीजीबीपी का इनकम कितना होगा पता है? टर्नओवर का 8%। आपको कुछ भी पीएनडल वीएनडल बनाना ही नहीं, खर्चे अलाउड डिसअलाउड गोज टू बाय ऑयल, तेल लेने गए करके, ठीक है। आप एक काम करिए, देखिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी, आप बिजनेस करते हैं एजेंसी बिजनेस को छोड़ के, आपका लाइक क्या बोलते हैं जो ट्रांसपोर्टर का बिजनेस होता है उसको छोड़ के, प्रोफेशन को छोड़ के, और कमीशन ब्रोकरेज का बिजनेस को छोड़ के बाकी कोई बिजनेस है, और अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आपका पीजीबीपी का इनकम होगा टर्नओवर का सीधा कितना परसेंट कर दो? 8%। लेकिन एक चीज समझना, यहां 8% की जगह आप 6% भी कर सकते हो, आपको 6% करना पड़ेगा, ठीक है। कब? जब आपका टर्नओवर आपने रियलाइज कर दिया, मींस टर्नओवर का पैसा मिल गया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पैसा मिल गया बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मींस इलेक्ट्रॉनिक मोड से, अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से आपको पैसा मिल गया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो आप बेटा यहां 8% की जगह 6% है वो आपका पीजीबीपी का इनकम बता सकते हो। जैसे मान लो मेरा टर्नओवर 80 लाख है, मैं बिजनेस करता हूं, मान लो 80 लाख है, 80 लाख में से 30 लाख है वो मेरा कैश का टर्नओवर है, बाकी वाला अकाउंट पे ही चेक से मिल गया, तो अकाउंट पे ही चेक वाले पे मैं 6% लूंगा और बाकी वाले पे मैं 8% लूंगा कैश वाले पे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना सर, एक बात बताइए, अगर कोई पर्सन है वो 8% 6% से ज्यादा प्रॉफिट बताना चाहता है, क्या बता सकता है? यस बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, निर्मला सीतारमण जी खुश होगी। लेकिन क्या आप कम बता सकते हो? क्या 8% या 6% से कम बता सकते हो? आंसर इज, एक और बात बता दूं पहले, इधर समझना, अगर आप 8% 6% बता देते हो और आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आपको ऑडिट नहीं करानी, इवन 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 2 करोड़ है, ये सेक्शन ले रहे हो करके, ठीक है, तो आपको ऑडिट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज समझना, अगर आप 6% 8% से कम बताते हो और आपका नेट टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है, मींस नेट टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं आपको ऑडिट करानी पड़ेगी और उसके साथ साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनानी पड़ेगी। तो देखो, अगर आप 8% 6% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं और आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे एक बड़ी भारी चीज है, और वो चीज क्या है बताए, कि एक बार अगर आपने 44 एडी को लिया, एक बार आपने 44 एडी को लिया तो उसके अगले 5 साल आपको 44 एडी को लेना पड़ेगा। मींस वंस यू हैव ऑप्टेड 44 एडी तो उसके अगले 5 साल तक आपको 44 एडी को लेना पड़ेगा। अगर वो अगले 5 साल में किसी भी ईयर में आप वायलेशन कर देते हो 44 एडी का, तो जिस ईयर में आपने वायलेशन किया उस ईयर तो 44 एडी मिलेगा ही नहीं, उसके अगले 5 साल तक फिर आपको 44 एडी नहीं मिलेगा। और वो अगले 5 साल तक, अगर मान लो उस अगले 5 साल में आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है तो आपको ऑडिट भी करानी पड़ेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनानी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, ऐसा का ऐसा एक सेक्शन है दैट इज द 44 एडीए। 44 एडीए क्या बोलता है? प्रोफेशनल्स के लिए है कि जो भी प्रोफेशनल होते हैं, जो मैंने अभी आपको प्रोफेशनल की बात की थी, जो भी प्रोफेशनल होते हैं, और प्रोफेशनल के केस में सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म, यही लोग आएंगे प्रोफेशनल में, एलएलपी को छोड़ के, ये अमेंडमेंट है। रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है करके, ठीक है, जो प्रोफेशन में है और उनका ग्रॉस रिसिट अप टू 50 लाख है, ग्रॉस रिसिट अप टू 50 लाख है, तो उनका पीजीबीपी का इनकम कितना होगा पता है? ग्रॉस रिसिट का 50%, बस ग्रॉस रिसिट का 50% आपका पीजीबीपी का इनकम। जैसे ग्रॉस रिसिट आपका 30 लाख है तो 30 लाख का 50% कर दीजिए 15 लाख, 15 लाख आपका पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। अब एक और चीज समझना,
अगर आप 44 एडीए के हिसाब से अपनी इनकम 50% बता देते हो या उससे ज्यादा बता देते हो तो उस केस में आपको ऑडिट नहीं करानी, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनानी। लेकिन अगर मान लो आप 50% से कम बताते हो और आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी और उसके साथ साथ में आपको ऑडिट भी करानी पड़ेगी। अब एक चीज में इसमें वो वाला फालतूगिरी नहीं है। कौन सा वाला कि 5 साल तक वाला, ऐसा ऐसे इसमें कुछ नहीं है। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे जब आप ये 44 एडी या एडीए लेते हैं और उसमें आप जो इनकम बताते हैं 8%, 6% या 50%, तो क्या आपको कुछ खर्चे अलाउ होंगे? आंसर इज नो, कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होंगे। जो सेक्शन 30 से लेके 36 तक 38 तक के खर्चे है वो कुछ भी खर्चे अलाउ नहीं होंगे। लेकिन बेटा डब्ल्यूडीवी हर साल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन अलाउ तो नहीं होगा बट डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इज मैंडेटरी। हर साल आपको डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया, पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जो 40B में अलाउ होता है, क्या वो अलाउ होगा? आंसर इज नो, वो भी अलाउ नहीं होगा। क्या आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा? आंसर इज यस। अगर आप ये सेक्शन लेते हैं करके, ठीक है, तो भी आपको एडवांस टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन एडवांस टैक्स की एक ही इंस्टॉलमेंट आएगी, दैट इज द 15 मार्च। और 15 मार्च और प्रीवियस ईयर तक आपको 100% एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा।